हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखो आज है ना, हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है आपका। देखो निम्नलिखित बहुविकल्प है ना, बहुत भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से ये क्वेश्चन है। ओके, प्रत्यय किसको कहते हैं ये सबको पता होगा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं शब्द के? ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ठीक है, तो भौगोलिक शब्द के में कौन सा प्रत्यय है? देखो इत है, इक है, अक है या आक है। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? इक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इस चीज में कभी कभी आप गलती करते हो। अगर इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम? भूगोल प्लस इक। ध्यान रखना, अगर हम जब प्रत्यय नहीं पहचाने तो कारण क्या होता है, उसको संधि विच्छेद करके देख लेना चाहिए। जब संधि विच्छेद करते हैं तो हम अच्छे से प्रत्यय को कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय गलत होने का कारण वही होता है कि जो बच्चा शब्द की क्या नहीं कर पाता, संधि विच्छेद नहीं कर पाता, उनको टुकड़े नहीं कर पाता, तब जाके हमारे प्रत्यय गलत होते हैं। अगर टुकड़े कर दिए तो प्रत्यय ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आगे से। तो क्या है इसका? इक। नेक्स्ट है अपना, निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के? पूर्व में। क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहाँ लगते हैं शब्द के? पूर्व में। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में। ध्यान रखना। तो अब देखिए निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? नि, निर, निस या निर? अब निर कौन सा वाला है इसमें? हलंत वाला या पूर्ण वाला? हलंत वाला। अगली बार आप, इससे पहले आपकी एक मिस्टेक हुई थी निर में। बहुत बच्चों ने निर और निर में क्या फर्क किया था, जो हलंत वाला है वो नहीं किया। जब हम किसी चीज का संधि विच्छेद करते हैं तो वो शब्द आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जब वो शब्द आधा हो जाता है, संस्कृत में भी सेम यही चीज होती है ना, आधा हो जाएगा तो उसके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। तो ध्यान रखना, ये निर और निर एक जैसे ही है, लेकिन ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जहां पे हलंत होगा वो उसका। ठीक है, तो क्योंकि शब्द इसमें क्या हो गया? आधा हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता, ये ठीक है। अब इसमें है पहला, असंतुष्ट व्यक्ति, साधु व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति या संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत का मतलब क्या होता है? सभ्य। संस्कृत का मतलब क्या होता है? सभ्य। सभ्य किस तरह से? पूर्ण रूपेण कार्य को लेकर वो एक अपनी रूपरेखा बनाता है, सारे कार्य को एक सही ढर्रे से करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सभ्य व्यक्ति। ध्यान रखना, इसमें असंतुष्ट व्यक्ति क्या किसको बोलते हैं? जिसकी क्या कार्य पूर्ण नहीं हो रहे और वो कार्य से क्या है, बेचैन हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? असंतुष्ट हो जाएगा। सभ्य व्यक्ति भी है, संस्कृत है। सभ्य पढ़ा लिखा हो गया, संस्कृत उसमें दोनों गुणों का निहित हो जाना, पढ़ा लिखा और सभ्य एक तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। साधु वो हो जाएगा जिसने अपने राग विराग सबको क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। उसको किसी मोह माया से मतलब नहीं है, वो आएगा साधु व्यक्ति। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन डी। अगला देखिए, सभ्य भी पढ़ा लिखा होता है, संस्कृत पढ़ा लिखा और दोनों मिला हुआ रूप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में हम एकदम क्या करते हैं, मनु भंडारी की, अरे त्रिशंकु है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या है इसका ऑप्शन? पहला है झूठा सच, त्रिशंकु, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब। इसके अंतर्गत आपको मनु भंडारे की 3 रचनाएं याद होंगी होंगी ना? कौन कौन सी? त्रिशंकु, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब। ये किसकी थी? यशपाल की। किसकी है? यशपाल की। यशपाल द्वारा रचित कौन सा नाटक है? वो कहानी है अपना लखनवी अंदाज। ध्यान रखना। ठीक है, लखनवी अंदाज किसके द्वारा रचित था? यशपाल के द्वारा। तो झूठा सच किसका है? यशपाल का। तो इसमें मनु भंडारी की नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अगला है, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा? किस दिन देखा था? आषाढ़ की रिमझिम, यस,
देखो, संत समागम पर, गर्मियों की सांझ में, या पुत्र की मृत्यु पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? देखो, देखा नहीं, इसका एक मतलब समझना है, पहले उस क्वेश्चन का मतलब समझना है। अगर ये क्वेश्चन वन लाइनर में आ जाए और ऑप्शन ना आए, तब भी तो लिखना पड़ेगा ना उसको हमें। तो देखिए, इसमें लिखा है बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन था। हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन, बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा उसका, ठीक है। क्या था कि मृत्यु होने के बाद भी उसने शोक नहीं जताया। क्या नहीं करा? शोक। उसको दुख तो हुआ, लेकिन वो रोया नहीं। उसने सोचा कि एक बार जो जीव धरती पे आया है वो जाएगा निश्चित, क्योंकि वो कबीर पंथी थे। कौन से पंथी थे? कबीर पंथी। याद करो उस चैप्टर को, कौन से पंथी? कबीर पंथी। इसलिए उनकी क्या थी? आत्मा परमात्मा से मिल गई है। इसलिए पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्होंने शोक जाहिर नहीं किया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? उनकी चरम उत्कर्ष, यानी उनकी भावनाएं कितनी उत्कृष्ट थी। ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन लिखने पे आ जाए वन लाइनर, तो आंसर हमें ऐसे लिखना है। अब तो ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लगा दोगे राइट आंसर। अदरवाइज क्या होगा? इसको हमें कैसे लिखना है? क्योंकि वो कबीर पंथी थी, उनकी ये सोच थी कि जो इंसान धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो ये उसका आंसर होगा। कभी कभी कहते हो ना कि क्वेश्चन की शब्द चेंज हो जाते, भाषा चेंज हो जाती है, तो हमें ऐसे आंसर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला है, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है? राजधर्म, मित्र धर्म, प्रेम धर्म, या ज्ञान धर्म। लास्ट में आया था ना, गोपियों ने उसको, उद्धव को क्या बोला था कि राजनीति पढ़ आए। कृष्ण के लिए ये बोला था ना, कृष्ण तो राजनीति पढ़ाए। तब की ये बात है, तब की ये घटना है। तो इसमें राजधर्म आएगा, ना कि प्रेम और आगे वाला कोई भी। सबसे अगर इस चीज को हम घुमा दें कि उद्धव इसमें क्या, कौन सी साधना के माध्यम से कहने आए, तो कौन सी आगे बेटा? योग साधना। इन दोनों शब्दों को समझ लेना है। धर्म कौन सा था? राजधर्म। साधना कौन सी थी? योग साधना। लेकिन गोपियां कौन सी साधना चाह रही थी? प्रेम साधना। एक ही क्वेश्चन में तीन शब्द हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हमें तीन तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर उसमें धर्म पूछा जाए तो राजधर्म आएगा, ठीक है। अगर उसमें साधना पूछी जाए तो उसमें उद्धव के द्वारा योग साधना, और गोपियों का माध्यम क्या था? प्रेम साधना। तो ये तीन शब्द हमें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? राजधर्म। क्या बोला था राजधर्म के बारे में? कि प्रजा को कभी सताए ना, प्रजा के दुख सुख में काम आए, ये उन्होंने बोला था। किसने? गोपियों ने। आगे देखिए, अगला है अट नहीं रही। कौन सा चैप्टर है? कविता किस मास की मादकता का वर्णन किया है? फागुन। किसके द्वारा रचित है अट नहीं रही? कविता किसके द्वारा रचित है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, इन क्वेश्चनों के माध्यम से कई चैप्टर याद होंगे। ध्यान रखना इन चीजों को। पहला, अट नहीं रही किसके द्वारा रचित थी? ये कविता निराला द्वारा। ध्यान रखना, अट नहीं रही में फागुन की मादकता का वर्णन है। फागुन के मादकता की, सुंदरता का वर्णन है। तो ध्यान रखना किसका है? फागुन का। और चैप्टर किसके द्वारा रचित है? निराला द्वारा। भूलना नहीं है। नागार्जुन द्वारा तो वो था दंतुलित मुस्कान और फसल, ठीक है। नागार्जुन द्वारा दंतुलित मुस्कान और फसल था। आगे देखिए, संगतकार का कार्य होता है। कौन से चैप्टर से है? संगतकार राइटर कौन है? मंगलेश डबराल। ध्यान रखना इन चीजों को, है ना। संगतकार का कार्य होता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, मुख्य गायक से संगीत सीखना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कारण, क्योंकि संगतकार का मतलब क्या होता है? संगतकार का मतलब होता है उसका साथ देना। क्या देना? उसका साथ देना। जरूरी नहीं है वो गायन में दे, अलग अलग क्षेत्रों में भी साथ देने वाली बात कही गई है, कही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था, क्रिकेट में हुआ, जहां पे टीम वर्क होता है, ठीक है, उसमें सब संगतकार कार्य करते हैं। ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, ये
भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को कौन सी सराद महंगी पड़ी? तो आता होगा, देखो दोस्तों के साथ चूहों के बिल में पानी डालना, बारातियों को चिढ़ाना, मूसन तिवारी के साथ बदतमीजी करना। तो ऑप्शन बी, चूहों के बिल में पानी डालना। जब वो पानी डाला तो वहां पे सांप निकल आया था, ये उसके पास शरारत महंगी पड़ गई उसको। अच्छा ये बताइए, भोलानाथ वाले चैप्टर के राइटर कौन है? कौन है? शिव पूजन शाह है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन क्या है इसमें? 20 का राइट आंसर है। देखो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपके कुछ चैप्टरों के राइटर याद हो जाएंगे। जब आपके एमसीक्यू आते हैं, देखो उसमें राइटर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। उसकी कोई रचना दे दी जाएगी, जैसे आपको रचना दे दी झूठा सच, किसके द्वारा रचित है? आप तो बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है झूठा सच, लेकिन उनकी कृतियों में तो है ना। तो झूठा सच किसके द्वारा रचित थी? यशपाल के द्वारा। ऐसे कुछ रचनाओं को याद करना है, राइटरों के नाम याद करने, ये तो फिक्स है, सबको करना है ये, ऐसा नहीं है इसको छोड़ सकते। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। इस मैं क्यों लिखता हूं, इसके राइटर कौन है? अज्ञे। कौन है? अज्ञे। ध्यान रखना, मैं क्यों लिखता हूं किसके द्वारा रचित है? अज्ञे द्वारा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? हिरोशिमा नागासाकी वाला है ना, क्योंकि परमाणु बम का इसमें जिक्र किया गया है। अज्ञे ने स्वयं को किसका विद्यार्थी माना था? विज्ञान का। किसका माना था? विज्ञान का। ठीक है, अगर जिसको चैप्टर अच्छे से रीड है तो उसके अंदर के वन लाइनर और जो भी क्वेश्चन है वो आराम से दे सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, अपने चैप्टर से ही आते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी परमाणु बम और हिरोशिमा की, ध्यान रखना। और आगे अपने राइटर का नाम है, तो इसमें क्या है इसका आंसर? आंतरिक, सॉरी, बाहरी दबाव। अच्छा, बाहरी दबाव किन किन लोगों से होता है? किन किन लोगों से बाहरी दबाव बनाया जाता है, बताइए। देखो पहला तो होता है सामाजिक रूप से बाहरी प्रेशर होता है, समाज में जो लोग रहते हैं, परिवार से होता है, और जहां पे व्यक्ति कार्य करता है वहां से भी होता है। तो बाहरी दबाव, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन क्या है अपना? सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा चैप्टर था साना साना हाथ जोड़िए पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ती थी। इस चैप्टर के राइटर का नाम? हाँ, मधु काकरिया, याद रखना, मधु काकरिया अपने इस चैप्टर के राइटर का नाम है। आगे इसके ऑप्शन है, यस, चिड़िया को पकड़ने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए, सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने के लिए, तीस्ता नदी देखने के लिए। देखो जब हमने साना साना हाथ जोड़िए चैप्टर पढ़ा था, ध्यान दीजिए, तो उसमें क्या था? इन तीनों चीजों का जिक्र था, ध्यान रख लेना इन चीजों को। तीस्ता नदी के बारे में बताया था उसमें, कंचनजंगा के बारे में भी बताया था, इसमें सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी बताया था। तो तीन ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? कंचनजंगा, तीस्ता नदी और सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये किसके अंतर्गत आया था? साना साना हाथ जोड़िए। क्या थी ये? एक प्रार्थना थी, है ना। और उसमें एक सबसे जो गाइड था वो कौन था? जितेन, ध्यान रखना, नारगे, नारगे जितेन। अगला बताओ, तिमसो माया सेंधा मलाई सताऊ पंक्ति का तात्पर्य। ये आपके इसी चैप्टर से एक पंक्ति आई थी, जब उन्होंने बोला था इसका मतलब क्या है। पूरे चैप्टर के अंदर ही है ये पंक्ति एक। तो इसका था, माया से ही मलाई मिलती है, 3 मोड़ के बाद 7 पर्वत होना, या तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, मलाई के लिए मुझे सताओ मत। तो ऑप्शन सी। ये क्यों लिखा था उन्होंने? कवित्री ने क्यों बताया था ये? क्योंकि जब वो घूमने गई थी, उन्होंने उसको गाइड किया था, तब बताया था कि आपने बहुत अच्छी चीजें इसमें बताई,
तो आपका प्यार स्नेह का प्रतीक है। इसमें किसका प्रतीक है? स्नेह का। ध्यान रखना इस चीज को। आगे अपने क्वेश्चन है, देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया होगी? अच्छा बताओ, अकर्मक क्रिया क्या होगी? जिसमें, हाँ, अब इसके अंतर्गत क्या थी? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अच्छा, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। पहली अकर्मक, दूसरी सकर्मक। इसके अंतर्गत कौन सी है? सकर्मक। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। आगे बताइए, वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक। कारण देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, थोड़ा पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध करा रही है तो गुणवाचक होगी ना। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे भाववाचक मत लगा देना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपना, वे शब्द जिसके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। और अविकारी का दूसरा शब्द क्या है बेटा? अव्यय। कौन सा शब्द है? अव्यय। देखो ये कौन कौन से हैं? दो। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी उसको बोलते हैं जिसमें लिंग, कार्य, काल के अंतर क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है वो अविकारी होता है, जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी होता है। ध्यान रखना, अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। तो कौन सा है यहाँ? अविकारी। अगला है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आगे बताइए, दिन रात शब्द में समास है। यस, कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन बोल रहा था यड़? हाँ, कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व, इसमें ये शब्द डैश आएगा इसके बीच में। अच्छा, जैसे इसमें लिख दूं मैं माता पिता, तो भी कौन सा समास है? दिन रात तो इसमें है, रात दिन है इसमें। दाल रोटी, कौन सा समास? द्वंद्व समास। जिसमें एक दूसरे के विपरीत हो, ध्यान रख लेना, तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व। और द्विगु समास में क्या था बेटा? संख्यावाची। कौन सा था? संख्यावाची। अव्ययीभाव समास के अंतर क्या था? पहला पद अव्यय था, पहला पद अव्यय था। तत्पुरुष समास में कारक था, कारक के अंतर्गत आता है ना तत्पुरुष समास, ध्यान रख लेना। और ये कौन सा है अपना? द्वंद्व समास, एक दूसरे के विपरीत होने वाला। जैसे दाल रोटी कहने के बाद भी द्वंद्व समास ही होगा। अगला है, स्वागत शब्द में संधि है, इसमें है वो यड़ संधि। ठीक है, सु प्लस आगत क्या बनेगा? स्वागत। ठीक है, अगला है अपना अनसीन पैसेज है अपना, ध्यान रखना है ना। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ और आंसर देंगे, है ना। भारत के राष्ट्रीय, बोलो नहीं, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। देखो, जब भी आप अनसीन पैसेज करते हो ना, सबने, मैंने आंसर शीट चेक करी, आपने अनसीन पैसेज जब भी करते हो
तो लाइन को मैच करना भी जरूरी होता है, साथ में उस सेंटेंस को इतना ही लिखना है जितना उसका आंसर है। अब बहुत सारी लाइनें नहीं लिखना होता है, ध्यान रखना, पेपर में भी ध्यान रखनी है ये बातें। अनसीन पैसेज पढ़ने, सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, आप इन आधारों आप इन धाराओं में तीव्रता का उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। सिंह का सा मतलब, सिंह किसका प्रतीक है? ताकत का। तुम लोगों में इतना स्नेह करता हूं, परंतु तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। आगे है, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ है। निस्वार्थ का मतलब स्वार्थ से रहित, जिसको कोई लोभ लालच नहीं है। आया समझ में? क्या आया समझ में? क्वेश्चन देखिए आगे इसके। अपने पैराग्राफ पढ़ा था हमने। पहला था, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं देश प्रेम, त्याग और सेवा, बलिदान या उत्तम कार्य। कौन सा है? अगला है, दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है? क्योंकि ये कहीं अलग से आंसर नहीं आ रहे, ठीक है, ये अपने पूरे पैराग्राफ में से ही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में से छांट कर बताइए। जस्ट अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा, निस्वार्थ। क्या था? निस्वार्थ। जब भी ऐसे ग्रामर के इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ के ही अंदर आते हैं, कहीं और से हमें नहीं लिखना। ध्यान रखना, अनसीन पैसेज का बहुत अच्छा आपको मिलता है, क्योंकि 6 नंबर या 4 नंबर का जितना भी आता है ना बेटा, सारे आंसर उसी के अंदर ही होते हैं। तो इसमें से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। 2 अनसीन पैसेज आने का मतलब बहुत कुछ होना। 6 यानी 12 नंबर का बहुत ज्यादा ये मिलता है। आगे देखो, स्वार्थी का क्या था बेटा? निस्वार्थी। अगला है अपना, इसमें दे भी रखा है। अगला देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या था इसका? देखो, ये शीर्षक वाली पॉइंट आपको समझानी थी। कारण ये है, जब भी हम इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करें तो हमने जब उसको रीड किया तो उसमें सबसे मेन चीज क्या थी? पूरे को चैप्टर को, मतलब इसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही उसका सेंस निकलता है। शीर्षक हमेशा गलत करते हो तो कारण क्या होता है? जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको अच्छे से समझना है किसके बारे में अहम भूमिका है, किसके बारे में, इस गुण के बारे में बताया है, वही उसका शीर्षक होगा। क्या होगा? वही उसका शीर्षक होगा। इसमें पहला पॉइंट दे रखा था, वो आदर्श और सेवा दे रखा था ना, तो उसको सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? हमारा आदर्श त्याग और सेवा है ना, यही था हमारा आदर्श और त्याग। अगला देखिए, लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी? क्या देखकर होगी? परिश्रम को देख के होगी ना? किसको देख के होगी? दूसरे के परिश्रम को देखकर प्रसन्नता होगी। ध्यान रखना, इस पैराग्राफ में ही था। अगला है, कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है? या जो निस्वार्थ होता है। अगर इसी पंक्ति का आपको सारांश पूछ लिया जाए, ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन,
पूरा पैराग्राफ आ जाए, कोई एक शब्द बन जाए तो पूछ लिए इसका सारांश क्या है, कोई पंक्ति देके, तब दिक्कत आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमें उसमें से मेन चीज निकालनी है और फिर लिखना है। तो क्या है इसमें, निस्वार्थ, जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है। अगला देखिए, पद्यांश, ये मेन चीज होता है, उसमें से आंसर निकल जाते हैं। मेन चीज होता है ये, अभी आपके पास इसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ जिसको आता है शब्दों का, वही इसका आंसर दे पाएगा। आंसर कौन दे पाएगा इसका, जिनको इन शब्दों का अर्थ आता है। तो ध्यान रखना, उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कनक का मतलब क्या होता है, सोना। कनक का मतलब क्या होता है, सोना। कनक के दो अर्थ हैं, पहला होता है सोना, दूसरा होता है धतूरा। ध्यान रखना, तो इसका अर्थ है सोना। शिखर का मतलब होता है पर्वत शिखर की चोटी। आगे बढ़ा शिशु, रवि का मतलब क्या होता है बेटा, सूर्य। इनके जिनको अर्थ आते हैं वो आंसर कर सकते हैं। शिशु का मतलब तो पता है बच्चा, छोटा बच्चा, शिशु यानी छोटा। बच्चे के भी दो अर्थ है इसमें, शिशु आएगा तो छोटे बच्चे के लिए आया है, ठीक है। बदली छवि, बदली छवि देख कर रह गया। ए पलक का मतलब क्या है, बिना पलक झपकाए, एक टक देखना। आगे देखिए, डर था प्रतिपल, अरूप हुई जादुई। आभा का मतलब क्या होता है, छवि। आभा का मतलब क्या होता है, छवि। और बिखर जाए ना बिखर। देखो ऐसे जो पैराग्राफ आते हैं ना, इनमें आपको जैसे प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या होता है, पहले पढ़ लो, उनके कुछ कुछ शब्द निकाल लो, शब्दों के क्या निकाल लो, अर्थ निकाल लो, तो आपको अब क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ध्यान रखना। अच्छा, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या था, क्या था उचित शीर्षक, बताइए जल्दी। क्या था, सौंदर्य किसका, उषा कालीन, बताइए। भोर का मतलब क्या होता है बेटा, सवेरा। भोर का क्या मतलब होता है, सवेरा। तो इसमें किसका मतलब था, आपको अगर उषा का मतलब समझ में आ जाता है ना, तो आंसर आ जाता। तो भोर का सवेरा, भोर किसको बोलते हैं हम, सवेरे को। तो किसका इसमें शीर्षक क्या आएगा, शीर्षक क्या आएगा, यस, आभा का मतलब झलक। अगला है अगला बताइए, पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है, ये तो आपको पता ही चल गया, सुबह का। तो क्या आएगा, भोर ही आएगा। सुबह किसको बोलते हैं, भोर को ही बोलते हैं। अगला है, कवि को क्या डर लग रहा था, क्या था, क्या हो जाएगी, चमक क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। अगला है, कविता में कवि ने हिमगिरी किसे कहा है, क्या था वो, हिमगिरी कैसा था, कनक, कनक के समान था ना। कनक का अर्थ क्या बताया था, सोना। यस, यस, हिमालय तो है ही है, हिमालय का तो वर्णन है। तो क्या है, कौन सा पर्वत की वर्णन की है भाई, हिमालय का, क्योंकि हिमालय पे ही कनक शिखर था, है ना। हिमगिरी यानी हिमालय।
हिमगिरी के शिखर किसके निखर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये बताइए, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय कौन देगा? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी थी? आंसू लहर। उपन्यास कौन कौन सी थी? तितली, कंकाल, इरावती। याद करो मेरे साथ, कौन कौन सी थी? कंकाल, तितली, इरावती। और कौन सी थी? देखो, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव साहनी, ये अपनी है। और ये किस काल के कवि हैं? छायावादी काल के। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ध्यान रख लेना। इनके उपन्यास थी कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी इनके द्वारा रचित है, आंसू लहर ये भी इनके द्वारा रचित है। और इनके कुछ प्रमुख नाटक थे जिसमें स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्ता आदि। याद है ना आपको? और इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, और कामायनी पे इनको एक पुरस्कार भी मिला है, साहित्यिक पुरस्कार। यस। और इनको पुरस्कार किस पे मिला था? कामायनी पर। तो हमको जब भी कवि परिचय लिखना है तो उनका क्या लिखना है? उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उनकी रचनाएं लिखनी है, ध्यान रख लेना, और उनके सम्मान और पुरस्कार लिखने हैं। अच्छा, राम वृक्ष बैनीपुरी का क्या था? क्या था? 1899। 1899 किसका है? राम वृक्ष बैनीपुरी का। ठीक है, और इनकी कुछ रचनाएं बताइए, बताइए फटाफट। इनके यात्रा वृत्तांत थे भी कुछ। अच्छा, ये किसके द्वारा रचित थी? राम वृक्ष बैनीपुरी का एक चैप्टर है ना अपना, या खीरा नहीं है वो, लखनवी अंदाज है वो तो। यस, किसान, तरुण भारत, और रू, यही है जनता, योगी, गुणवानी। क्या है? जनता, किसान, जनवाणी, ये इनकी रचनाएं है, ध्यान रखना। बैक में चले 1800। अगला है, अच्छा ये बताएंगे आंसर, है ना? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की क्या विशेषताएं थी? वीर योद्धा की वो किस? और देखो, वीरता युद्ध में रणभूमि में क्या करते हैं? अपना वीरता दिखाते हैं। ठीक है, कभी भी किसी कार्य से पीठ नहीं दिखाते। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? अपना तुलसीदास से। किससे लिया है? तुलसीदास से। अगला देखिए, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया? मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताना है, बताइए। देखो, इस चैप्टर के अंतर्गत था, जब हमने इसको पढ़ा था, हिरोशिमा की घटना है जिसमें क्या है? परमाणु बम। जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो किसमें किया था उसको? समुद्र में। किसमें किया? समुद्र में। समुद्र में करने के बाद वहां क्या हो गया? जीव जंतु मर गए। तो इसके बारे में इस घटना में बताया है। तो कहां से आएगा ये चैप्टर? अपना परमाणु बम के अंतर्गत आता। उसमें था ना, एक सैनिकों ने जो उसका प्रयोग किया था, तब जाके क्या हो गया? जीव जंतुओं का विनाश हो गया। उसके बारे में बताया है। तो चैप्टर में मतलब ये कौन सा आएगा क्वेश्चन? ध्यान रख लेना, उस घटना से इंगित आएगा। ठीक है, कौन सी? हिरोशिमा वाली घटना और परमाणु बम को जोड़ के। ठीक है,
अगला निम्नलिखित और संक्षिप्तीकरण लिखना है आपको, है ना। ये आपका मेन पॉइंट था जो समझाना था, ध्यान रख लेना। संक्षिप्तीकरण और पल्लवन चॉइस में आते हैं, ये दोनों किस में आते हैं, चॉइस में। तो या तो संक्षिप्तीकरण करना है या पल्लवन करना है। तो संक्षिप्तीकरण के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे पहले। पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यही स्वराज की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है, उसे अपनी मातृभूमि को समझने में लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। इसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय में आ मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब भी वह भावना दृढ़ होती है, वही सोच सच्ची राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है। इस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिक यानी रहने वाले लोग, नागरिक गण यानी मनुष्य, ओके, एक दूसरे से सौदा करने या शर्त लगाने की बात नहीं सोचते, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। अब देखा संक्षिप्तीकरण कितना बड़ा है, इसमें ऐसे ही एक पैराग्राफ आएगा, उसमें उसको हमें क्या करना है, छोटा करके लिखना है। क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में हमने, मातृभूमि के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, मातृभूमि के बारे में। जब भी संक्षिप्तीकरण करना है तो उसमें से कुछ खास लाइनें निकालनी। मैंने उस वक्त भी बताया था आपको संक्षिप्तीकरण को छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा रूप। अगर 10 पंक्ति है तो उसमें से मिनिमम आप बनाओगे 4 या 4.5 या 5 की लाइन भी बना सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा करना है उसको। पल्लवन का मतलब विस्तार करना, इसका मतलब छोटा करना, सीमित शब्दों में लिखना, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला चॉइस में आपका है, ये आपसे मैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये दिया था ना आपको। इस शब्द का मतलब समझ रहे हो आप। अगर मनुष्य मन में ये संकल्प कर ले कि मैं कर पाऊंगा, तो वो उस कार्य को निश्चित ही करेगा। और अगर उसकी इच्छा शक्ति इस चीज के लिए नहीं बता रही कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई भी इस कार्य को नहीं कर पाएगा। ये क्या है, हमारे मन की दृढ़ संकल्प। हम सोचेंगे वो कार्य तभी होगा जब हमने उसको मन से सोचा है, उस कार्य के लिए हम दृढ़ हैं, ठीक है, तब वो कार्य होगा। अब एक ही पंक्ति है, इसका क्या लिखना है, हमें अर्थ लिखना है। तो चॉइस इसमें से कोई सा भी करें तो इसका हम इजी कर सकते हैं आराम से। अगर करेगा वही जिसको इसका अर्थ पता है, जिसको इसका अर्थ पता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मनुष्य की इच्छा शक्ति, मनुष्य की कल्पना शक्ति, ध्यान रख लेना उसको। मनुष्य की इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति इसके अंतर्गत आएगी जब हमें इसका विस्तार करना है। आपको ये इजी लग रहा है, लेकिन आगे जब आएगा तो उसमें कोई लोकोक्ति भी हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, या कोई दोहा हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। पल्लवन में ये तीनों चीजों में से कोई भी आएगी। संक्षिप्तीकरण में पैराग्राफ आएगा, ठीक है, जहां लोकोक्ति आएगी, मुहावरा आएगा, या कोई भी दोहा आ जाएगा। जैसे एक बहुत फेमस सा दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत देख कर सिल पे पड़त निशान। ऐसे कोई दोहा आ जाएगा, उसका अर्थ करना है हमको। अर्थ का मतलब उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही चीजें आती हैं। परिवर्तन ही जीवन है दिया था ना मैंने आपको, तो उसके बारे में हमें कई सारी चीजें लिखनी होंगी। याद रखना, पल्लवन के बारे में आ जाना चाहिए आपको, आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तो संक्षिप्तीकरण का देख लेंगे अपन कैसे क्या इसमें। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है, बहुत लाइन इसमें से छांट ली है, प्रेम करता है, तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार नहीं करता। इसका मतलब, अब देखो कितना छोटा करके लिखा है, इसमें बिल्कुल इसका सारांश लिख दिया है, लिखा है ना। पहले क्या था, उसे मातृभूमि के बारे में, मातृभूमि को माँ के समान माना है। किसके समान, माता के समान। जो माता के समान मानेगा तभी जाके उससे प्रेम कर पाएगा। तो ये कुछ खास लाइनें उसमें से उठाई गई, यानी सारांश उठाया गया है। क्या उठाया गया है, उसका सारांश, उसकी खास बात है। सेकंड है, अगर मातृभूमि के प्रति वो कर्तव्यों का निर्वाह करेगा, कर्तव्यों से कार्य करेगा, तब उसके कृतज्ञता, यानी उसको उपकार नहीं, उसको क्या कहेंगे हम, अगर किसी कार्य को करें तो हम उसको जताएंगे थोड़ी, वो तो स्वयं माना जाता है।
माना जाता है ना, मातृभूमि के प्रति अगर आपकी सेवा है, निष्ठा है, उस कार्य को अगर आपने जताया तो वो कार्य नहीं लगेगा। किसी कार्य को करने के लिए हम ये नहीं कर सकते मैंने तो ये कार्य किया है, वो एहसान वाला कार्य नहीं करना होता है। क्या करना है, हमने उस कार्य को किया है निस्वार्थ भावना से। सेवा कैसी होती है, जिसमें कोई भावना ऐसी ना हो, स्वार्थ वाली भावना ना हो, तब जाके वो सेवा कही जाती है। तो इसमें से पूरे सारांश में से मेन लाइन है छांट दी है, वो उसी के अंतर था ये सब कुछ। अब सेकंड अपना था कि पल्लवन। पल्लवन को देखिए, सोचा कितना इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किसी भी लक्ष्य की आदि प्राप्ति तो कार्य करने के लिए बनी रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। यही था ना कि अगर मन में उस कार्य को सोच लिया, हमें किसी कार्य को करने में उम्मीद है, वो कार्य जरूर होगा। हमारे मन में उत्साह है उस कार्य को, तो वो कार्य जरूर होगा। आगे देखिए, जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध हो जाए, क्या कर ले, संकल्प कर ले, तो उस कार्य को आधा कर सकता है। तब मार्ग में आने वाली बाधाएं, तकलीफों का प्रभाव कम हो जाता है, कम रहता है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से ही मंजिल तक पहुंच सकने में निश्चय ही सफलता, बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित ना करे तब तक लाख अनुकूलता एवं सुअवसर सामने हो लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इसका मतलब क्या था इस पंक्ति का, कि मनुष्य को जैसे हम कोई दूसरा इंसान प्रेरणा दे रहा है, नहीं तुम्हें तो ये कार्य करना है, मोटिवेशन हम स्पीच सुन लेते हैं, तो उसके बाद हमें जुनून चढ़ जाएगा, नहीं हम तो आज ही कर देंगे। 2 मिनट बाद वो डाउन भी हो जाता है, क्योंकि ये प्रेरणा जब तक आपके स्वयं से ना आए, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो ना, आपको स्वयं से पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। क्या होता है, उस चीज को हमें खुद से सोचना है। हमारी प्रेरणा कहाँ से आनी चाहिए, स्वयं से आनी चाहिए। स्वयं हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हैं, तब उस कार्य को जरूर कर पाएंगे। कोई दूसरे के कहने से कर पाएगा, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, बाद में नहीं कर पाएगा। तो स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। वो क्या होगी, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी ताकत, हमारी आशा, हमारा साहस, उत्साह, वो किसके अंदर है, स्वयं के अंदर। जब व्यक्ति स्वयं लाएगा तो उस कार्य को जरूर करेगा। ठीक है, आगे देखिए। और घातक बीमारी में व्यक्ति भी भीतर से लड़ने की शक्ति आ जाती है, नवीन प्राणों का संचार कर देती है। इसलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक है। इसका मतलब क्या था, शारीरिक शक्ति तो नॉर्मल होगी, अगर इंसान की मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो वो स्वस्थ होगा। बहुत व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो बार बार क्या कहेगा, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, तो उसको बीमार ही रहेगा वो। अगर वो सोचे नहीं मैं बीमार हूँ तो जल्दी सही हो जाऊंगा, तो उसके अंदर से भावना आ रही है वो जल्दी सही होगा। तो मानसिक स्थिति ज्यादा सही होनी चाहिए। मानसिक स्थिति सही होने पर इंसान स्वस्थ फील करता है। ठीक है, अपने आप को एक पॉजिटिव में लेके आता है। तो इसमें क्या है, मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, इंसान की इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये हमारा पल्लवन का क्या हो गया, विस्तार हो गया। कहने का मतलब पल्लवन को एक्सप्लेन करना है। पल्लवन को क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, और संक्षिप्तीकरण को शॉर्ट में लिखना है। ध्यान रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। अगला है अपना, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शैक्षणिक भ्रमण किसको बोलते हैं, घूमना। शैक्षणिक यानी घूमने के लिए आया है। ठीक है, ध्यान पढ़ाया ना हमने। आगे इसमें उच्च माध्यमिक, आपकी गलती क्या है वो मैं बता देती हूँ। जब भी हम क्वेश्चन या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें जैसे इसमें उसमें क्या दे रखा है बेटा, स्कूल का नाम मेंशन कर रखा है। सेकंड, इसमें सब्जेक्ट देखो, प्रत्येक एप्लीकेशन में, प्रत्येक लेटर में उसका सब्जेक्ट जरूर होता है। ध्यान रखना, विषय के बिना तो कुछ बनता ही नहीं है। इसमें सब्जेक्ट हर किसी में मेंशन होता है, भले ही उसमें जगह हो या ना हो, भले ही उस चीज के बारे में बताए या ना बताए। ठीक है, तो इसमें क्या मेंशन होता है हमेशा, सब्जेक्ट। वो आपका आधे नंबर का, आधा नंबर कहाँ पे मिलता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आधा नंबर यहाँ मिलेगा। फिर हम कहाँ पे करेंगे, सब्जेक्ट हमने परफेक्टली लिखा है तो हमें वहां पे भी नंबर मिलेगा, वो हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। ठीक है, सब में सब्जेक्ट जरूर होता है, ध्यान रखना।
या फिर इसमें एक लेटर भी है, छोटे भाई को आशीष को शिक्षा के महत्व समझाते हुए पत्र लिखना। तो एप्लीकेशन को ध्यान रखना है, जो आपको चीज बता रही हूँ, स्टार्टिंग जो आप हमेशा करते हो गलती नहीं करना इसमें। कॉमा का ध्यान रखना विशेष। सेकंड, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे से लिखते हैं, नहीं करना, बस थोड़ा सा गैप करना, साइड से करना है, ये लाइन स्किप कर देनी है, नहीं करनी इसके आगे, फिर अपना यही करना है अपनों। ठीक है, प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद भी हमें कॉमा लगाना है। फिर इसमें विद्यालय का नाम था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, अगर जगह दे रखी है उसमें हम जयपुर डाल देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, पूर्ण विराम। ये हो गया कंप्लीट एक पैटर्न। ध्यान रखना, ये लाइन जस्ट इसके नीचे से नहीं करनी, जगह छोड़नी है। इसमें नंबर मिलता है ना। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ये है खास बात, बिल्कुल ऐसे। कहाँ आएगा सब्जेक्ट, जहां से सेवा स्टार्ट की है, डैश। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देना है शैक्षणिक भ्रमण हेतु। पूरा लाइन नहीं लिखना, शैक्षणिक भ्रमण हेतु। प्रार्थना पत्र भी नहीं लिखो, हेतु एक ऐसा शब्द है, हेतु। और उसके बाद क्या लगाना है, पूर्ण विराम। हेतु एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र लेटर दोनों आते हैं। हेतु का मतलब होता है कारण। क्या होता है इसका मतलब, कारण। अगर हम ये लिखे शैक्षिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र, नहीं, शैक्षणिक भ्रमण हेतु, ओके, कार्य संपन्न। क्या हम समझ गए हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये पैटर्न आपको भूलना नहीं है पेपर में, बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंतर्गत आप लिखोगे श्रीमान हमें घूमने का जो परमिशन है वो आप साफ लिखोगे। सेकंड टर्म आपको याद रखना है जो आपसे गलती हुई थी, महोदय और महोदया में, महोदय और महोदया में। अगर जहां पर प्रिंसिपल मेल फीमेल के लिए आता है ना, ये तो महोदया किसके लिए आएगा, फीमेल के लिए, महोदय किसके लिए आएगा, मेल के लिए। तो याद रखना आप क्या हो उस टाइम। अगर इसमें छात्र दे रखा है तो क्या हो आप, छात्र, तो क्या लिखोगे, शिष्य। छात्रा, अगर इसमें किसी गर्ल्स का नाम है तो क्या लिखोगे, छात्रा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इस चीज को भूल जाओ, छात्र और छात्रा में कंफ्यूज हो जाओ, नहीं करना है, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, ना तो छात्र लिखना, ना शिष्य लिखना, ना शिष्या लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक चीज लिखना है आपको, प्रार्थी। प्रार्थी का, प्रार्थी का मतलब होता है इसके अंतर्गत सबको आना, यानी गर्ल्स बॉयज सब आ गए, हमें कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, नाम ने शिष्य लिखा। बहुत बच्चे जब यहाँ पे गलती करते पूरा आधा की आधा नंबर कटता है, ये सोच लेना, आपको बार बार क्यों बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, कहाँ नंबर कटते हैं आपके, 4 नंबर में से आपके 2 नंबर ही क्यों आते हैं, रीजन है। अगर ये वाला पैटर्न किया यहाँ नंबर आएगा, मिड में करो, लास्ट में यहाँ पे शिष्य और शिष्या में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे कोई गर्ल्स लिख रही है तो उसको आदत होगी अपना नाम लिखने की, तो वो शिष्या कर देगी उसको, जबकि क्वेश्चन में शिष्य मेंशन कर रखा है। ओके, वहां पे आपके नंबर, तो इस चीज को ही भूल जाओ आप। क्या करना है, ना शिष्य करना ना शिष्या करना, हम तो प्रार्थी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम तो प्रार्थी ही लिखेंगे। अगर उसमें किसी बच्चे का नाम दे रखा है तो प्रार्थी के बाद उस बच्चे का नाम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट यहाँ पे आप क्या लिखते हो, वो से धन्यवाद, उस कॉलम को लिख के पूर्ण विराम लगा देना है। ध्यान रखने ना, ये पूरे 4 नंबर का ही सवाल है। एक्स वाई जेड का मतलब होता है कोई नाम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। ध्यान रखना 4 नंबर किस तरह से आते हैं, आया समझ में आपको। चलो ठीक है, तो फिर है ना, ओके, थैंक यू मैम। ओके।